नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बोल रहा हूँ। और हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज में आज देखिए 12 मार्च 2026 का। और ये करंट अफेयर आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए, साथ ही आप यूपीएससी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तब, और उसके बाद में अगर वन डे एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे या अदर या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इस सीरीज में हम देखेंगे कि आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 15 टॉपिक है उसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे एमसीक्यू भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको, उसके बाद में हम यहाँ पे टॉप 10 एमसीक्यू भी आज करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ें को। तो हमारे सामने में पहला जो टॉपिक है, राइट, तो हमारे सामने में पहला जो टॉपिक दोस्तों देखने को मिला है वो मिला है भारत का पहला ओटीईसी संचालित अल्पविकरण संयंत्र बनाया गया है लक्षद्वीप में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और सारी चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मुझे समझ दे दीजिए आप लोग बस, राइट। तो ये आप समझने का प्रयास करते हैं कि यह भारत का पहला ओटीईसी क्या है, इसको किस तरह से संचालित किया जाता है। तो आप इमेज के माध्यम से देखेंगे तो देखिए होता यह है कि भारत ने लक्षद्वीप में करवती द्वीप पे, आप ये सब थोड़ा याद करेंगे क्योंकि वनडे एग्जाम में ये आपको पूछेगा। बीपीएससी एडीओ का एग्जाम आप देने जाएंगे 14 अप्रैल को, इस सब का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखने को मिलेगा कि भारत ने लक्षद्वीप में करवती द्वीप में अपना पहला महासागर पर तापीय ऊर्जा रूपांतरण, जैसे कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन जिसे बोलते हैं, उससे अल्पविकरण संयंत्र लॉन्च किया है। ये क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है, ठीक है। करवती द्वीप पे उन्होंने लाने का प्रयास किया है। और इस तकनीक से क्या फायदा होगा वो आपको बताते हैं थोड़ा। देखिए, यह तकनीक से ना समुद्र की ऊपर गर्म सतह और गहरे ठंडे पानी में तापमान के अंतर का उपयोग करके ऊर्जा पैदा करता है। यानी समुद्र के ऊपरी जो है, समुद्र के ऊपर आप देखेंगे कि तो वहाँ पे क्या रहता है कि गर्म पानी रहता है, और अगर आप काफ़ी नीचे जाते हैं तो वहाँ पे हमें ठंडा पानी देखने को मिलता है। तो उन दोनों के तापमान जो होता है, जो टेम्परेचर का जो अंतर है, उससे यहाँ पे एनर्जी जनरेट करने की बातें की जा रही है। साथ ही साथ इसका महत्व क्या है, तो यह संयंत्र से, यह टेक्नोलॉजी से हमें प्रतिदिन लगभग 1 लाख लीटर, कितना, लगभग 1 लीटर पीने योग्य पानी का उत्पादन करेगा और द्वीप क्षेत्र के लिए ऊर्जा एक अस्थायी स्रोत बनेगा। तो यहाँ से जो ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, जिसे हम पानी पी सकते हैं, उस टाइप का पानी यहाँ पे 1 लाख लीटर जनरेट किया जाएगा। तो यहाँ पे मोटा मोटी आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ पे, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं करवती द्वीप पे, ठीक है। तो ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी है इस फोटो के माध्यम से। तो आप ऐसे देखेंगे, देखिए ये तो सरफेस वाटर है, ठीक है, 27 डिग्री सरफेस वाटर है। अगर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे वाटर का जो सेल्सियस है यहाँ पे कितना ठंडा है, तो इन दोनों को ठंडा है, मतलब नीचे ऊपर वाला जो है, ऊपरी वाला वो आपको गर्म देखने को मिलता है और नीचे वाला ठंडा, दोनों को यहाँ पे एनर्जी के कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि पानी वाले पीने योग्य पानी, और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी भी यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछने का पूरे प्रयास कर रहता है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको एक देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन मनाया जा रहा है 2026 में नई दिल्ली में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन, इसमें क्या है कि हाल ही में नई दिल्ली में 3 दिवसीय यानी कि 3 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन का संपन्न हुआ है, जिसमें भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक आप ये जो लक्ष्य, जो चीज़ें जो है, टारगेट जो है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप अगर 72 देंगे बीपीएससी का या एडीओ, आपको ये पता होना चाहिए। तो भारत ने 2030 तक मलेरिया का शून्य स्वदेशी मामले को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 2030 तक उसका लक्ष्य है। अब मलेरिया एक परजीवी बीमारी है। मलेरिया क्या है? एक परजीवी बीमारी है, और ये जो है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलती है। तो आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होता कैसे। तो आप देख रहे होंगे जैसे हमारे स्क्रीन पे, तो ये मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है। तो यहाँ से आपका दो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला कि मलेरिया का लक्ष्य भारत का कौन सा है, कितने मतलब कौन सी ईयर तक ये समाप्त होने की इनकी लक्ष्य है, तो 2030 तक है, ये पता होना चाहिए। और ये मलेरिया जो है कौन सी बीमारी है, परजीवी बीमारी है, और कौन से मच्छर काटने से ये फैलता है, तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
तो एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला है, जिसमें कि आप देखेंगे कि डार्क ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। डार्क ऑक्सीजन, तो देखिए डार्क ऑक्सीजन जो है, इस वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर समझ रहे होंगे, तो प्रशांत महासागर में कैलेरियन और किलपटन जॉन, जो कि मेक्सिको और हवाई के बीच में हमें देखने को मिलता है। कौन सा ये जगह है, जैसे कि आप जगह के नाम याद रखें, जैसे कैलेरियन और किलपटन जॉन, मेक्सिको और हवाई अड्डा के बीच में 4000 मीटर गहराई तक डार्क ऑक्सीजन की खोज की गई है। यह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश और प्रकाश संश्लेषण के बिना बनती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि समुद्र तल और मौजूद पॉलीमेटिक नोड्यूल्स विद्युत प्रभाव पैदा करने में अणुओं को तोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ये है कि आप यहाँ पे पूछेगा कि जो डार्क ऑक्सीजन जो है, अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपके इसके कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, जैसे ये क्या करता है, तो इसकी प्रक्रिया क्या है। ये ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश के बिना ही बनती है। ये ऑक्सीजन जो है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है बिना सूर्य के प्रकाश के। लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कौन से महासागर में मिला है, तो इंडियन ओशन में मिला है, प्रशांत महासागर में मिला है, तो ये आपको पता होना चाहिए प्रशांत महासागर में मिला है, ठीक है। और जगह का नाम है कैलेरियन और किलपटन जॉन, जो कि मेक्सिको और हवाई के बीच में ये जगह देखने को मिलता है, जहाँ पे डार्क ऑक्सीजन की खोज की गई है। और दोस्तों, आप लोगों से कुछ चीज़ बात करना चाह रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे मुझे कि क्या आप जो बता रहे हैं ये हमें नोट करना चाहिए। तो देखिए, होता ही है ना कि अगर आप अटेंटिव होकर क्लास करेंगे, अगर आप कुछ चीज़ें नोट करते चलेंगे ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। अब मैं फर्स्ट डे से आपको बोल रहा हूँ कि एक आप सेपरेटली एक डायरी बना लीजिए, और डायरी बना लेंगे तो होगा ये ना, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास भी कॉन्फिडेंस रहेगा, आप भी देख सकते हैं, आप भी इस चीज़ों को समझ सकते हैं, और आपके पास भी वो मटेरियल होगा ना, तो जिससे कि आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। एंड ऑफ डे होता ये है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही रहता है। अगर 150 क्वेश्चन है तो वहाँ पे अगर 35-40 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स आ गया, तो करंट अफेयर एक मेजर सेक्शन है। अब मेजर सेक्शन को लीड करने के लिए यही तरीका है कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ें। डेली करंट अफेयर्स में भी आप अगर मान के चले कि आप हिंदू पढ़ते हैं या इंडिया के एक्सप्रेस पढ़ते हैं या पीआईबी पढ़ते हैं, तो कितना पढ़ेंगे, क्या डेली करंट अफेयर ही पढ़ना जरूरी है। तो उनसे अच्छा है कि आप एक यूट्यूब पे चैनल को फॉलो करें, मेरा ही नहीं किसी का भी आप एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से सारी चीज़ समझने का प्रयास कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप इसे नोट करते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आगे चल के हम यहाँ पे एमसीक्यू भी करने वाले हैं, राइट। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद में हम एमसीक्यू भी देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने टॉपिक है ए और राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी इंडिया एआई मिशन। ये क्या है? तो दोस्तों, इसमें हमें देखने को मिलता है कि भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ आवंटित किए हैं, और 38,000 से अधिक जीपीयूएस ऑनबोर्ड किया गया है। 38,000 से जीपीयूएस ऑनबोर्ड किया गया है। इसमें क्या है, रक्षा उपयोग में इसका देखने को मिलता है। भारतीय सेना ने हाल ही में वास्तविक समय की यानी रिकॉन्सेंस के लिए एआई चालित स्वार्म ड्रोन को एकीकृत किया गया है। ये स्वार्म ड्रोन आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर इसके चुनौती के बारे में बात करें तो इसका चुनौती सबसे बड़ा है कि ब्लैक बॉक्स समस्या, जहां एआई के निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना कठिन होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। तो देखिए, यहाँ पे इंडिया में एक एआई मिशन अभी चल रहा है, ठीक है, जिसमें कि देखेंगे कि भारत सरकार ने अपने बजट में 10,372 करोड़ उसके लिए आवंटित भी किया गया था, ठीक है। और इसमें इसका उपयोग के बारे में बात करें तो भारतीय सेना में एक ड्रोन है जिसका नाम है स्वार्म ड्रोन, ठीक है। इनको बनाया गया है इस मिशन के तहत। आपसे अगर हम पूछ लेगा कि स्वार्म ड्रोन क्या है, तो यहाँ पे ये जो है एक एआई चालित ड्रोन है, मतलब एआई ड्रिवन जो ड्रोन जो है वो है स्वार्म एकीकृत ड्रोन है। और यहाँ पे अगर इसके चैलेंजेस के बारे में बात करें तो यही है कि ब्लैक बॉक्स की जैसी समस्या है, जहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना कठिन होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। एआई टेक्नोलॉजी आपको पता ही होगा कि एआई समिट भी भारत में भी हुआ था बस 100 दिन पहले, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गुलगुटिया वाली जो इशू हुआ था वो सारी चीज़ें, राइट। अब दोस्तों, हमें देखने को मिलता है एक मेजर डेवलपमेंट। आज नेक्स्ट टॉपिक में है
कि जो कि है कि बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि जीपीएस जेमिंग और इलेक्ट्रॉनिक के युद्ध में वृद्धि के बारे में हमें ये सारी चीज़ दर्शाता है। अगर मिडल ईस्ट में हम देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि मिडल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की घटनाओं में 55% की वृद्धि हुई है। अब मिडिल ईस्ट में कौन सा है, तो आप देखेंगे कि इजराइल का फिलिस्तीन का जो युद्ध है, उसके बाद हम देखेंगे कि इजराइल का ईरान का जो हमें युद्ध देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें क्या है, मिडल ईस्ट में आते हैं, ठीक है। और अगर इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो ये जो युद्ध जो हो रहा है मिडल ईस्ट में, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बारे में 55% की घटना वृद्धि हुई, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास लगभग 1650 से अधिक जहाज़ों ने जीपीएस जैमिंग का स्पूफिंग का अनुभव किया है, जहाँ पे कि उन्हें ये देखने को मिल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कि उनके जहाज़ जो है उसमें जीपीएस के थ्रू स्पूफ करने के प्रयास किया गया है। और इस टेक्नोलॉजी में ये जैमिंग में रेडियो की फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को ब्लाइंड कर दिया जाता है, जिससे कि नेविगेशन बाधित हो। यानी कि दोस्तों अब यहाँ ये किया जा रहा है कि आप देख रहे हो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहाँ से कि बहुत बड़ी शिपमेंट क्रॉस करता है, बहुत ज़्यादा शिपमेंट, यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड का देखें ट्रेड के माध्यम से, तो हमें देखेंगे 40% ट्रेड वहीं से होता है। और जो वहाँ से जो मेजर जो जहाज जो है, जहाँ से कि तेल सप्लाई किया जाता है या और भी जो प्रोडक्ट होता है, तो उनके जो नेविगेशन जो सिस्टम जो है उसको ब्लाइंड किया जाता है, उनके सिग्नल को गलत दिशा में दिखा दिया जाता है, जिससे कि जहाज जो ऑटोमेटिक अपने राह में भटकने लगता है। आप देखेंगे कि अभी भारत में कि एलपीजी का बहुत बड़ी शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी शॉर्टेज, जिसमें कि जगह जगह रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, जगह जगह आप देखेंगे कि ये कोर्स जो है काफ़ी बढ़ रहा है। भारत सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है, लेकिन चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है, क्योंकि आप अगर अपडेटेड हो तो बहुत सारी जगह यहाँ पर रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। तो वो चीज़ें जो एलपीजी जो है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही भारत को मिलता है, और वहाँ पे ये रूट बाधित हुआ है। किसके वजह से, अभी इजराइल ईरान के जो करंटली जो टसल चल रहा है, इस वजह से। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक हमें सामने देखने को मिलता है लेक एंड एयर वॉच पहल हमें देखने को मिलता है। ये क्या है, लेक एंड एयर वॉच पहल? तो हमें देखने को मिलता है कि गुजरात सरकार ने शहरों में झीलों के स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता के निगरानी के लिए यह तकनीक आधारित कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है, तो हमारे लिए जरूरत है गुजरात, ठीक है। गुजरात में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका नाम है लेक एंड एयर वॉच पहल। इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें उपग्रह और रियल टाइम निगरानी प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा, और इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट का आवंटित भी किया गया है। तो यहाँ से आपको सीधा यहाँ से पूछ लेगा कि ये इनिशिएटिव क्या है। तो इनिशिएटिव के बारे में वही कि उपग्रह और रियल टाइम निगरानी की प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। कहाँ पे ये योजना चालू की गई है, तो ये आपका गुजरात सरकार द्वारा ये चालू की गई है। ओके, देखिए तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पहल देखने को मिलता है। चलिए अब दोस्तों आज का एक मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है कि बिहार का तीसरा चिड़ियाघर गया में खुलने जा रहा है। बिहार का तीसरा चिड़ियाघर, ओके, तो ये क्या है, तो आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने गया जिले में राज्य के तीसरे बड़े जूलॉजिकल पार्क की स्थापना करने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। तीसरे बड़े जूलॉजिकल पार्क की स्थापना के लिए यह मंजूरी दी गई है। स्थान क्या रखा गया, तो स्थान है गया के डोभी रोड पे, गया के डोभी जमरी के पास प्रस्तावित है, और ये पटना और राजगीर के बाद बिहार का तीसरा प्रमुख चिड़ियाघर होगा। उद्देश्य इसका देखने को मिलता है, ये परियोजना जो है वन्यजीव संरक्षण जल जीवन हरियाली अभियान का हिस्सा है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि AEDO या 72 वाला VPSC, वहाँ पे ये क्वेश्चन मस्ट ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए, खास करके ये जगह जो है, जैसे कि गया के जो डोभी रोड पर जमरी के पास जो प्रस्तावित किया गया है, मतलब गया में डोभी रोड है, वहाँ पे एक जमरी नाम की जगह है, वहाँ पे ये बनेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे भी डील करने के पूरे प्रयास करेंगे, राइट। तो ये आपका बिहार से रिलेटेड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो आपको पता होना चाहिए। तो आई मेक श्योर आप यहाँ पे कोई भी मिस्टेक या कोई भी गलती नहीं करेंगे।
चलिए अब बात करते हैं कि एस्टेरॉयड 2024 यानी YR14 और नासा की गणना के बारे में। तो ये क्या है? तो देखिए एस्टेरॉयड जो होता है, एस्टेरॉयड आप इस तरीके से धरती के जो कक्ष है उसमें एंटर करते हैं, तो एस्टेरॉयड आपको पता होना चाहिए। तो नासा ने स्पष्ट किया है कि एस्टेरॉयड 2024 जिसे OYR4 के दिसंबर 2032 में चंद्रमा से टकराने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि ये जो है YR4 जो है ये क्या है, एक एस्टेरॉयड है और इसको दिसंबर 2032 में चंद्रमा से टकराने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसका उपयोग करके ये गणना से पता चला है कि यह पृथ्वी से 21,200 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से गुजरेगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेगा, क्योंकि ये यूपीएससी का स्पेस साइंस जो है काफ़ी फेवरेट जोन माना जाता है। ठीक है, यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपसे सीधा पूछ लेगा कि YR4 क्या है। YR4 क्या है? तो ये एस्टेरॉयड है। इसको किसने डेवलप किया है? तो नासा इसको डेवलप किया था। और ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जिससे कि वहाँ पे एग्जैक्ट ये चीज़ पता चल जाता है कि आप जो है मतलब कितना डिस्टेंस पे कौन सा एस्टेरॉयड है, कितना डिस्टेंस पे कौन सी प्लांट है। तो ये सारी चीज़ें जेम्स वेब टेलीस्कोप बता देते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो पृथ्वी से 21,200 किलोमीटर सुरक्षित दूरी से गुजरेगा, ये पृथ्वी के पास से गुजरेगा, लेकिन 21,200 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से गुजर जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। राइट, और ये चीज़ किसने डेवलप किया है? तो नासा ने डेवलप किया है। यहाँ पर आप इसरो में कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप और ये भी डेवलप किसने किया है? नासा ने किया है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछता है तो 2000 ये YR4 क्या है तो आप बता देंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे वह केरल पुलिस की निर्भया निशा सुरक्षा पहल के बारे में बात करते हैं। तो केरल पुलिस के द्वारा अभी एक मिशन लॉन्च किया गया है, नाम है निर्भया निशा। निर्भया निशा जो सिक्योरिटी जो पहल जो है, इसका मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि रात के 9 बजे से कितने बजे से, रात के 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल पुलिस ने ये योजना शुरू की गई है। तो कहाँ से किसने शुरू किया है? तो केरल पुलिस के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। ओके, उसके बाद में इसमें तकनीक हमें देखने को मिलता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इसको यूज करेगा, कैसे उसको डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें स्मार्ट सुरक्षा पोल, AI आधारित निगरानी और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जो है 112 का एकीकरण शामिल है। ठीक है, तो मेजर मैटर ये है कि अगर आपसे पूछता है कि निर्भया निशा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये केरला पुलिस द्वारा ये अभियान लॉन्च किया गया है, जिसमें कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल पुलिस ये योजना को शुरू की है। ठीक है, रात के 9 बजे से। तो ये सब बहुत अच्छी पहल है। इससे क्या होगा कि अगर वुमेन जो है अपने उनकी सिक्योरिटी को अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा तो अपने आप को अच्छे फील करेंगे और चीज़ें और ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग दोस्तों नोट करते रहिएगा, क्योंकि नोट करते रहेंगे ना तो आप भी अटेंटिव होकर क्लास देख पाएंगे। और आपसे क्वेश्चन भी मैं पूछने जा रहा हूँ, इसी सब टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी लाया हूँ, वो भी मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए अब एक ये PM मत्स्य संपदा योजना जो था उसके बजट के बारे में बात करते हैं। तो ये योजना जो है ये मत्स्य पालन के लिए है। ठीक है, 2026-27 में 2026 से लेकर 27 तक इसका जो बजट का रखा गया है वो 2500 करोड़ निर्धारित किया गया है मछली पालन के लिए। ठीक है, लक्ष्य क्या है? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। ये योजना आधुनिक बुनियादी ढांचे और कोल्ड चेन के विकास पर केंद्रित है। यानी कि यहाँ पे देखने को मिलता है कि दुनिया में भारत जो है दूसरा मछली उत्पादक देश है, उसी में और तेज़ी लाने के लिए और इनके बुनियादी ढांचे जैसे कोल्ड चेन के विकास के केंद्रित है, ताकि आप मछली बना भी लेंगे, मछली आप पकड़ भी लेंगे, तो रखेंगे कहाँ पे? तो कोल्ड चेन वगैरह इसे बनाया जाएगा, जिससे कि और चीज़ें स्मूथ हो सके, ज़्यादा दिन तक मछली को रखा जा सके, उसे एक्सपोर्ट करने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये PM मत्स्य संपदा योजना से संबंधित ये बातें हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है अनुसंधान में नैतिकता। देखिए एथिक्स जो है, आप कोई भी काम करेंगे ना तो उसमें सारे काम में एथिक्स की ज़रूरत होता है, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि विदाउट एथिक्स जो है ना, आप बिना नैतिकता के कैसे आप चीज़ें को समझ पाएंगे, कैसे लोगों को समझा पाएंगे। तो नैतिकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी में हमें देखने को मिलता है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में साहित्यिक चोरी
आप ये देखेंगे साहित्य चोरी और खर्चे शोध मार्गों पर तेज चर्चा हुई है। यानी ये साहित्य चोरी क्या है दोस्तों, कि आप देखेंगे कि किसी का कंटेंट हो, यानी कि हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च में हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं ना, तो हम रिसर्च में बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो करना होता है, लेकिन अगर आप सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट आपको देना चाहिए, ना कि आप ये बताएं कि ये ओरिजिनल मेरा रिसर्च है। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि अभी लोग स्टडी कर रहा है, रिसर्च करने के दौरान में जो सोर्सेज स्टडी कर रहा है, तो वहाँ पे उसके जो सोर्सेज जो है उसको चोरी देखने को मिल रहा है, जैसे कि प्लेगरिज्म बोलते हैं। ठीक है, रिसर्च में ये प्लेगरिज्म देखने को मिलता है। ये सब ऐसा कि बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, तो ये सब ऐसा ही होगा। इसका इंपोर्टेंस क्या है, तो शोध में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान ने यूजीसी और अनुसंधान संस्थान होने के द्वारा कड़े नियमों की आवश्यकता है। क्या है, तो अगर मान के चलिए कि आप किसी का कंटेंट जो है, किसी का जो स्टडी जो है, उसे आप एज अ सोर्सेस फॉलो करते हैं, अगर आप उनको क्रेडिट नहीं देते, आप ये बोलते हैं कि ये मेरा ओरिजिनल रिसर्च है, तो वहीं पे यूजीसी उसको गाइड करता है, क्योंकि आप विश्वविद्यालय को लीड कौन करता है, यूजीसी, तो उनके लिए कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं और उनकी आवश्यकता भी था। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिलता है। अब हम देखने की बात करते हैं ब्लू हुक प्रोटोकॉल के बारे में, यानी कि ब्लू हुक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, तो देखिए दोस्तों, आप इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लैक कमांडो आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत पावरफुल चीज़ होते हैं, इसीलिए उनका नाम ब्लू हुक रखा गया। इसमें एक्चुअली ये है कि जो वीवीआईपी जो हस्ती जो है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है, जो वीवीआईपी जो हस्ती है उसमें मिलता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसकी यात्रा के लेकर के, इनके जो यात्रा जो होते हैं कि किस तरीके की इसका यात्रा होगा, उसके सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था को प्रभावित करती है। उनका मतलब अप्रोप्रिएट सुरक्षा के लिए कि किस तरीके से वहाँ पे प्रोटोकॉल होगा। इसका महत्व क्या है, तो यह प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि राज्य के दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई चूक न हो। तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि ब्लू बुक क्या है, तो ये है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जिसमें कि जो वीवीआईपी जो होते हैं उनके लिए बनाया गया है ये। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पता हो जाना चाहिए था। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरा ये जो सीरीज जो है कैसा लग रहा है। राइट, डेली अगर आप 30-35 मिनट देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा, और फिर आपको ये जो झंझट जो है कि हाँ एग्ज़ाम के 5 दिन 10 दिन या 1 महीना पढ़ने वाला, वो टेंशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेली यहाँ से करंट पेपर पढ़िए, डेली आपको फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट इसी टॉपिक में देखना है कि उत्तर भारत में समय से पहले हीटवेव आएगा। तो देखिए, हीटवेव बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें कि आप देखेंगे कि कितना गर्मी लगने लगता है, लू चलेगा, बहुत रंग बिरंगे प्रॉब्लम होगा। उत्तर भारत में तो और ज़्यादा होने की संभावना देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला गया एमडी जो है, एमडी ने उत्तर और पश्चिम भारत में सामान्य से 8 से 13 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया है। अरे बाप रे, आप देख रहे हैं अभी से ही मार्च महीने में हम लोग हैं और अभी से हीट वेव महसूस होना स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि जनरली आप देखेंगे कि कहाँ उत्तर और पश्चिम भारत में सामान्य से 8 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया है। इसका कारण क्या है, सर्दियों की बारिश में कमी, सर्दियों जो है बारिश नहीं हो रहा है आजकल, उस कमी, और जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज इशू है के कारण रबी फसलों में गेहूं जौ के नुकसान पहुँचने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए होता ये है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, हीट वेव आएगा, तो उससे नुकसान ही बहुत होता है, चाहे आपका फसल हो, चाहे आपके रिसोर्सेज हो, चाहे आपका ह्यूमन रिसोर्सेज हो, तो नुकसान होता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। मेन ये है कि हीट वेव क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सामान्य से अगर तापमान बढ़ता है तो वही हीट वेव के संकेत है, उसे हीट वेव बोला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होता है, जो डेटा होता है, वो आईएमडी रिलीज करता है। ठीक है, आईएमडी इसका मेन डेटा वगैरह रिलीज करता है, तो आपको ये अच्छा पता होना चाहिए। चलिए एक हम और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है कि पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा सुरक्षा के बारे में। आपको मैं पहले बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो ईरान इजराइल के बीच में जो तनाव जो है, उसके वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है काफ़ी ज़्यादा बाधित हुआ है, जहाँ से आप देखेंगे कि प्राकृतिक गैस जो है उसकी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। ठीक है, प्राकृतिक गैस
प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक गैस में आप बोलते हैं एलपीजी जो हो गया, ठीक है, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है और उसका प्रभाव भी देखने को मिला दोस्तों, स्टार्ट हो गया है। भारत अपनी गैस का बड़ा हिस्सा कतर से, कहाँ से, कतर से आयात करता है यानी इंपोर्ट करता है, और आपूर्ति प्रभावित होने पर भारत अब नॉर्वे और अमेरिका जैसे वैकल्पिक स्रोतों का प्रभाव देख रहा है। तो यहाँ पे आप कि ईरान और इजराइल के बीच में भी तनाव चल रहा है, और ये जो देखेंगे यही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आप लोग मैप का बुक खोलेंगे और मैं उस मैप में देखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, तो आप ये देख होंगे, तो यही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और इस तरफ आप ईरान देख रहे होंगे, ठीक है, इस तरफ इराक है, और इस तरफ आप देखेंगे कि इजराइल है। तो इन दोनों में काफ़ी अभी लड़ाई चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ईरान यहाँ से कोई भी जहाज़ वगैरह पास जल्दी होने नहीं दे रहा है, इस वजह से ये समस्या में देखने को मिल रहा है। तो भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो भारत अब सोच रहा है कि अब जो होगा, जो हम नेचुरल गैस जो है वो अब हम कहाँ से खरीदेंगे, तो भारत अब नॉर्वे और अमेरिका से इसे खरीदने के बारे में बात कर रहा है। इनके पास क्या ऑप्शन हो सकता है उस तरफ देख रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं, और ये हमारा आज का अंतिम टॉपिक होगा। तो आप इन्हें जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ, लेकिन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह है सावित्री बाई फुले, जो कि समाज सुधारक और प्रथम महिला शिक्षिका भी इन्हें माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों 10 मार्च की एक न्यूज है। 10 मार्च की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म जो 1831 से लेकर के 1897 तक इनका पुण्य तिथि मनाई गई है, ठीक है, पुण्य तिथि 10 मार्च को मनाया गया है। और कहीं इनके योगदान के बारे में बात कर लें तो इन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था, गर्ल्स के लिए पहला खोला था। ये बहुत बड़ा योगदान है। आज सत्य शोधक समाज के माध्यम से जाति भेदभाव के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। तो सत्य शोधक समाज अगर आपसे पूछता है कि सत्य शोधक समाज क्या है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये सत्य शोधक समाज जो था इन्होंने अपना बनाया था, और यहाँ पे जो समाज में जो ऊंच नीच जो होते हैं, जो कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन है, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया था सावित्रीबाई फुले द्वारा। तो ये इनकी कुछ मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। चलिए अब हम यहाँ से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। आप पूरे 10 क्वेश्चन लाया हूँ, आप उनका जवाब देंगे अच्छे से और बहुत अटेंटिव होकर जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आप जवाब देंगे आपको फ़ायदा होगा, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने का पूरा प्रयास हम किया ही है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भारत का पहला OTEC अणु विकिरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, पहला क्वेश्चन है, और मैं इसके बारे में बात किया हूँ। तो पहला OTEC अणु विकिरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है बताएंगे। ऑप्शन है मिनिकोय, करवती, अंडमान, अगत्ती। बताइए दोस्तों कहाँ इसका क्या गया है। मैक्स अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, सो दैट आप हमारे साथ रहना जुड़े रहें। तो इसके आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका करवती पे। कहाँ पे, करवती पे, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो OTEC तकनीक जो है समुद्री तापमान के अंतर से ऊर्जा बनाती है, और लक्षद्वीप की राजधानी जो है करवती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, करवती। तो करवती में ही डेवलप किया गया है। ओके, तो करवती में, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ देखने का प्रयास करते हैं। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, क्वेश्चन हमारे सामने दूसरा है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है। तो वो है क्लूलेक्स, एडिज, एनोफिलीज और टसे, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर। बस आपसे और 5 मिनट लूँगा, बाकी आपका फिर ये भी समाप्त हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये दोस्तों फैलता है एनोफिलीज से। किससे, एनोफिलीज से, ठीक है। तो एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी है, ठीक है, प्लाज्मा परजीवी है। और WHO ने लक्ष्य रखा है 2030 उन्मूलन का भारत के लिए। तो ये सब चीज़ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो है डार्क ऑक्सीजन की खोज डार्क ऑक्सीजन कहाँ खोजी गई है, ठीक है। ऑप्शन ए में है मरियाना ट्रेंच, क्लेरियन और क्लिप्टन जॉन के सामने में, हिंद महासागर में, आर्कटिक में। आराम से दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। मैं इसके बारे में बात किया हूँ, बस आपसे और 5 मिनट लूँगा। तो ये आपका दोस्तों किया गया है, इसका आंसर होगा बी, क्लेरियन क्लिप्टन जॉन। यही है क्या, हाँ, क्लेरियन
क्लेप्टन जॉन है, जो कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में मिलता है हमको, ठीक है। इसमें पॉलीमेटेलिक नोडल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन चौथा के बारे में देखते हैं, वो है इंडिया मिशन बजट के बारे में। इंडिया मिशन बजट, ठीक है, इसके लिए कितना अमाउंट अलॉट किया गया है वो आप बताएंगे। ऑप्शन ए में 8,000 करोड़, ऑप्शन बी में 10,372 करोड़, ऑप्शन सी में 12,500 करोड़ और ऑप्शन डी में 15,000 करोड़। आराम से बताइए, थोड़ा टफ क्वेश्चन है और ये आपको अभी मैं बताया हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,372 करोड़ रुपये, राइट, 10,372 करोड़ रुपये। देखिए 10,372 करोड़ रुपये, इसमें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और जीपीयू इकोसिस्टम मजबूत करने है। तो नेक्स्ट बात करते हैं MCQ 5 में, जिसमें कि GPS जेमिंग किस जल डमरू के पास है। GPS जामिंग, ठीक है, किस जल डमरू के पास हो रहा है जिसमें कि जाम देखने को मिलता है। तो मलक्का, जिब्राल्टर, हार्मुज या बाब अल मंदेब, ठीक है। देखिए मलक्का है, जिब्राल्टर, हार्मुज और बाब अल मंदेब, तो ये है हार्मुज के पास में, ठीक है, हार्मुज। नेक्स्ट इस तरह से देखते हैं कि वो है लेक एंड एयर वाच पहल किस राज्य की है, इसके बारे में भी बात किया था और ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी में गुजरात, सी में राजस्थान और डी में कर्नाटक। जल्दी जवाब देंगे। देखिए अगर आप लोग को जवाब देना है तो ऐसे आप फास्ट में कैसे कर सकते हैं, जैसे कि MCQ 6 है तो क्वेश्चन नंबर 6 डैश मतलब क्वेश्चन Q-6 और उसके बाद में इक्वल टू साइन लगा करके ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी है, यानी बी फॉर गुजरात, इसका ये आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ से हमें देखने मिलता है बिहार का तीसरा जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। अभी मैं इसके बारे में बात किया था, पटना में, गया में, भागलपुर में या मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गया, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गया। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि MCQ 8 में देखते हैं तो एस्टेरॉयड जो है 2024 जो है YR-14 का अध्ययन किससे किया गया है। एस्टेरॉयड जो है 2024 YR-4 का अध्ययन किससे किया गया है, तो हबल से, एस्पिरेज से, JWST से या चंद्रा से। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि YR-4 क्या है, ये एक एस्टेरॉयड है, तो नासा द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये है JWST, जेम्स वेब टेलीस्कोप, यानी कि सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसमें 2021 में लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, उसी से स्टडी देखने को मिला है। 9वां क्वेश्चन कि ब्लू बुक किससे संबंधित है, संसद से, चुनाव से, विवेक सुरक्षा से, विदेश नीति से। बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, वो है VVIP सुरक्षा से, तो यही इसका सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन वो आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है सावित्री फुले ने पहला लड़कियों का स्कूल कब खोला गया था। ए में है 1835, बी में 1848, सी में 1857 और डी में 1872। आप बताएंगे कब इनका आंसर होता है, जल्दी थोड़ा। तो जी इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1848। तो दोस्तों इस तरीके से आज मैंने पूरे 15 टॉपिक लिया था, जो आज आपका 12 मार्च का जो करंट अफेयर का 15 टॉपिक यहाँ से समाप्त होता है। साथ ही साथ हमने पूरे 10 MCQ भी लिया था उसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपके पास एक इनफ कंटेंट हो और लगे कि या तो मैं फैक्ट पढ़ रहा हूँ, कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ करने का प्रयास किया हूँ, मेहनत जरूर होता है लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है, क्योंकि अगर हम मेहनत से आपके बीच में कंटेंट ला रहे हैं तो आपको वहाँ से बेनिफिट होगा और मुझे भी अच्छा लगता है। ओके, तो ये चीज़ें आज का करंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों आप लोग कुछ लोग पूछ रहे थे क्या ये मुझे PDF मिल सकता है जो कंटेंट में रेडी किया हो, तो जी मैं आप ही लोग के लिए कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये PDF लेना है रिवीजन के पर्पज़ से, रिवीजन करने के लिए, आप ये जो हमारा एग्जाम एलिवेट जो है टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम पे हमारे एग्जाम एलिवेट का क्या कहते हैं चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन हो जाएंगे। उस वहाँ पे मैं ये PDF डेली बेसिस पे मैं शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप इसे रिवीजन से यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, या तो आप नोट करते हैं नहीं तो रिवीजन करते चलिए। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। PDF वगैरह आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का यहाँ से करंट अफेयर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं कल
फिर से करंट अफेयर के एक नए टॉपिक के साथ, नए सीरीज के साथ में कल का जो करंट अफेयर होगा वो सारे बातें। तो आप लोग बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।